हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज 10th क्लास का एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। 9th क्लास का आप अगर एनसीईआरटी आप कर लिए हो तो बढ़िया है। अगर नहीं किए हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। अगर ये 10th क्लास का बोर्ड का कोई विद्यार्थी दे रहा है, उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना हो, तो अगर उसके लिए शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों रहता है, प्लस में फिगर वगैरह भी आपको उसको डायग्राम खींचना होगा ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि अगर 10 स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखकर या कोई भी वीडियो देखकर हमें मैसेज करता है, कमेंट करता है, तो वो 10 का मैं एक ग्रुप बना दूंगा और वहाँ से जो भी क्वेश्चन होगा उसका बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फिर हो सकता है तो मैं लाइव आनकर भी आपको 1-2 क्लास लगा सकता हूँ, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम आपको सूटेबल होगा 10 को उसके अनुसार मैं बात करूँगा। चलिए, और इसके बाद अदर एग्ज़ाम के लिए बात करें तो VVI है, ये है, हर एग्ज़ाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। आपको समीकरण हम ऑलरेडी 9th क्लास में बताए थे, समीकरण कैसे बनता है। इसमें बात करेंगे तो इसमें वैलेंसी का मेनली वैलेंसी का ही खेला है। आपको वैलेंसी समझ में आएगा तो फिर तब पर ही आप इसको बना पाओगे। जैसे आप बात करते हो, जैसे मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgO बनेगा। कैसे करोगे तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 2 होता है, अब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होगा, तो 2 होगा, तो इसके लिए दोनों का इक्वल है, तो फिर यहाँ पास नहीं लिखते हम, 1-1 का हो जाएगा, स्मॉलेस्ट रेशियो में लिखते हैं उसको, तो यहाँ होगा MgO हो जाएगा, तो ये करेक्ट होगा। जब तक आप वैलेंसी नहीं जानोगे तब तक आपको क्लियर ना होगा। वैलेंसी जानने के लिए आपको जानना होगा सेल जानना होगा। पहले सेल होता है, फिर सब सेल होता है, सब सेल होगा। तो सेल के अंतर्गत आपको कौन आएगा, आपको आएगा KLMN। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके आपको चलता जाएगा। सब सेल के बारे में तो SPDF ये आपका होगा। जैसे बात करें वैलेंसी में, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे बात करते हैं एल्युमिनियम का 13 होता है, तो आप वैलेंसी में देखोगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अगर किसी का, देखो ये 4 है, अगर 4 आ गया, सेल की बात करेंगे, सेल को हम देखेंगे, सबसे पहले सेल को देखेंगे। अगर किसी का लास्ट सेल में बात करेंगे, जैसे ये K है, तो K के अंतर्गत सेल कौन आएगा, सेल आएगा S। L के अंतर्गत सेल कौन आएगा, तो S आएगा और P आएगा, मतलब सब सेल कौन आएगा, S और P आएगा। M में कहेंगे तो कौन कौन सेल आएगा, तो एक में S आएगा, P आएगा और D आएगा, ऐसे करके आपको आएगा। यानी K में सब सेल एगो, सेल L में सब सेल कितना 2 गो, और M सेल में सब सेल कितना 3 गो, यानी जितना सेल होता है उतना सब सेल होता है। तो ये सब बातें आपको समझना था, मैं भी ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी चीज़ें और हम यहाँ पास देखते हैं। जैसे मान लिया कि एल्युमिनियम 13 को हमको लिखना है, वैलेंसी हमको मालूम करना है। ऐसे तो आपको वैलेंसी डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि वहाँ निकाल नहीं पाओगे एग्जाम में। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो पहले आप लिखोगे 1s2, ये हो गया सेल 1 हो गया। दूसरा लिखोगे 2s2 2p6, ये सेल आपका दूसरा कंप्लीट हो गया, ये सेल 1 हो गया। इसके बाद आप सेल तीसरा को खोलोगे तो 3s होगा। अब यहाँ पास काउंट करो, 10 हो गया, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये फुलफिल हो गया। इसके बाद बात करेंगे तो 3 होगा और p होगा, अब p इसके बाद कितना होगा, 12 हो गया, 1 होगा, 3 होगा। अगर हमको इसको वैलेंसी आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखो ये लास्ट सेल, आपको सेल पकड़ना है, ये सेल, तो ये सेल में कितना है, टोटल कितना है, 3 है, लेकिन हमको चाहिए कितना, इसको फुलफिल होने के लिए 8 चाहिए, सेल में 8 चाहिए। तो ये आपको यहाँ पास आपको ध्यान रखना कि अगर 4 सब सेल में 4 है, संख्या 4 है, तो उसका वैलेंसी भी 4 होगा। लेकिन अगर 4 से कम है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको में वैलेंसी भी 1 या 2 या 3 होगा। लेकिन अगर 5 है, 6 है, 7 है,
तो इसको कितना चाहिए उसको में से माइनस करके लिखेंगे। जैसे इसको कितना चाहिए, तो 3 चाहिए तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। इसको फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए तो इसका वैलेंसी 2 होगा। इसको 1 चाहिए तो वैलेंसी 1 होगा। जैसे यहाँ पास देखो कि यहाँ पास 3 है, 1 2 3, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 हो जाएगा। 4 से कम है तो ये 3 ही वैलेंसी इसको होगा। अब जैसे यहाँ बात करते हैं कोलेरीन के, कोलेरीन 17 है। 17 के बात करोगे तो आप इसको लिखोगे 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक हो गया। 3s2 3p, अब इसका ये इसमें लिखोगे तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो इस सेल, इस तीसरा सेल के देखो, तीसरा सेल पूरा हो गया। ये कितना है, 2 और 5 7 है। तो इसको चाहिए फुलफिल होने के लिए 8 चाहिए, तो चाहिए कितना 1, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। तो मैंने बताया ना, जिसका 7 सेल में है तो उसको चाहिए, क्योंकि ये 7 किसी को दे नहीं सकता है, एक ले सकता है। लेकिन ये 3 है, क्या करेगा, इसको फुलफिल होने के लिए 5 चाहिए, तो 5 किसी से ले, 5 चाहिए तो 5 कोई तो देगा नहीं, लेकिन ये 3 छोड़ सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी 3 हो गया। मैं भी ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। यही सब समझना था, वैलेंसी में यही इतने सारे हैं। और आपको और भी यहाँ पास आपको जानकारी चाहिए तो फिर आपको ये 9th का NCERT है, उसमें हम ऑलरेडी हमको समझा चुके हैं, वहाँ जाके कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पे। अपने दैनिक जीवन के परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, जो विचार कीजिए क्या होता है। अब यहाँ पास आपको समझने वाली बात ये है, समझना यहाँ पास ये है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलो, समझने वाला बात यहाँ पास ये है कि निम्नलिखित परिस्थितियों को आपको ध्यान देना है। जैसे कि होना परिस्थितियों को ध्यान दीजिए, अब विचार करना है। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को आप खुला छोड़ देते हो, लोहे का तवा है जिस पे रोटी बनाते हो, तसला हो, कोई बर्तन हो गया, कील है, आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र वायुमंडल मतलब उस एयर में, हवा में, एयर में क्या होगा, वाटर का मात्रा होगा, वाटर या वेपर का कह सकते हो, वेपर कह सकते हो, वाटर होगा यानी नमी होगा, तो यानी आर्द्र होगा, वो आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया था। अंगूर का किण्वन, किण्वन माने फर्मेंटेशन, जैसे कि होता है ना कि एक बर्तन में आप डाल दिए फल बहुत सारा और इसको में ढक के छोड़ दिए, तो जो शराब बनाने में यूज होता है उसी को किण्वन बोलता है। भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर को भोजन पचा लेता है और सांस लेते हैं, तो इस पर विचार करना है। हमने आपको बताया था एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको भौतिक बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी माने भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण बताए थे। भौतिक गुण में हमने देखा था 9th क्लास के NCERT में कि भौतिक गुण में, अब जैसे कि आप ले तो बर्फ, बर्फ, फिर जल हो गया और फिर हो गया वाष्प, वेपर हो गया। तो आप देखोगे कि इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका भी वही सेम प्रॉपर्टी है, इसका भी सेम गुण है, लेकिन इसका अवस्था चेंज है। दोनों सब में प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन इसका में ये है बर्फ है लेकिन ये सॉलिड है, ये जल है ये लिक्विड है, और ये वाष्प है तो ये क्या है, गैस है। तो ये देखोगे कि सबका प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसका चेंजिंग क्या चीज़ में है जी, तो चेंजिंग है अवस्था में, अवस्था यानी फेज में। तो ये चीज़ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में समझ में आया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सबका गुण समान होगा लेकिन अवस्था चेंज रहेगा। है जल ही का प्रॉपर्टी सब में है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है और ये गैस स्टेट में है। तो ये आपका फिजिकल यानी भौतिक गुण से हो गया। एक हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण पढ़े थे जिसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण में हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लिया कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, जैसे कि हाइड्रोजन क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थ है, जलने में सहायक है, और ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायता करता है, ये ज्वलनशील है, ये ज्वलनशील है, ज्वलनशील है।
और ये जलने में सहायक करता है। लेकिन इस दोनों को अगर मिला दो तो आपको क्या बनेगा, H2O जल मिलेगा। ये अभी आप कह सकते हो ये दोनों का जो रिएक्शन हुआ ये बैलेंस नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये जो जल बना ये तो लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया जल। तो आप देख सकते हो कि ये जलने वाला है, ये जलने में सहायक वाला है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, फाइनली लिक्विड मिल रहा है। तो कह सकते हो कि रासायनिक गुण में होता है, इसका प्रॉपर्टी अपना अलग प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, ज्वलनशील है, दहन में यूज होता है, ईंधन में। ऑक्सीजन क्या है, किसी को जलाने में हेल्प करता है, इसका अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन जल बना तो जल का प्रॉपर्टी बुझाने वाला है, ये दोनों को बुझा सकता है। तो ये चीज़ें है, ये रासायनिक फिजिकल प्रॉपर्टी में यही चीज़ होगा। अच्छा, आप देखोगे कि फिजिकल ये वाला जो भौतिक गुण वाला है, तो आप इसको में देखोगे एक चीज़ और यहाँ समझो आप, कि बर्फ़ से जल बना सकते हैं, जल से बर्फ़ बन सकता है, वाष्प बन सकता है, वाष्प से फिर जल बना सकते हैं, और फिर जल से बर्फ़, यानी रिवर्स करके उस प्रक्रिया में आ सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि जल से फिर इधर में है इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर अलग अलग करना मुश्किल है। ऐसे हो सकता है, लेकिन इधर में बहुत कम रिएक्शन हो पाते हैं कि उसको फिर रिकैप कर सकते हो। जैसे अब कागज़ है, कागज़ के आप जला दिए, कागज़ है और कागज़ को अब जला दिए, बर्न कर दिए, तो क्या फिर से इधर में कागज़ प्राप्त किया जा सकता है, मुश्किल है, नहीं होगा। तो इसको फिजिकल प्रॉपर्टी में यही होता है। ये आपको बात समझ में आया होगा, वही चीज़ यहाँ पास है। यहाँ पास जो भी एग्जाम्पल यहाँ ऐसे दिया हुआ है, जो भी आपका एग्जाम्पल दिया है, सब है केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि आप बात कह सकते हो रासायनिक प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण वाला है। रासायनिक गुण वाला का एग्जाम्पल बहुत बार देता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखोगे। और यहाँ से हम बात करें तो आप और कुछ बहुत कुछ यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, दही से दूध से दही बनना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, दूध से दही बनना, ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी का हो गया। फिर और इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, दही का खट्टा होना, दही का खट्टा होना, तो ये सब याद रखोगे, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है। फिर आप एक चीज़ और, फलों को पकना, फलों को पकना, तो ये फलों को पकना हो गया। और इससे आप याद सकते हो मोमबत्ती का जलना, एक यहाँ पास देखो मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पास मोमबत्ती से दो क्वेश्चन पूछता है, एक बोल देगा मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, रासायनिक। लेकिन पिघलना, अगर मोमबत्ती को पिघला दोगे तो फिर मोमबत्ती बना सकते हो, तो ये आपका हो गया फिजिकल यानी भौतिक गुण। तो ये नोट कर लोगे, आप ध्यान रखना। मोमबत्ती का जलना पिघलना कहेगा तो इस पर ध्यान रखना, जलना कहेगा तो केमिकल होगा, पिघलना कहेगा तो फिजिकल होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। देखो बदल गया, जैसे H2O है तो यहाँ से बनेगा H2O, जल बना है, तो इसका प्रारंभिक स्थिति था, इसका प्रारंभिक था, इसके बाद ये जो कंपाउंड बना, ये एटम मिला या मोलिक्यूल मिला तो ये बना कंपाउंड। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास वाले में। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको समझना है। तो यहाँ पास आपका कंपाउंड बना तो कुछ ना कुछ बदल गया, सही बात है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, वही बता रहा है जो हम आपको बताएं हैं पिछले कक्षा में। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या बोलेंगे कि रासायनिक क्रिया है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक बताएं, ये सब VVI है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चल के। कुछ रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए क्रियाकलाप यहाँ दिया हुआ है, तो
तो क्रियाकलाप 1 में क्या किया है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग से सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा लगा लिया। लैब में जा रहे हो तो आप प्रोटेक्शन ले लो, चश्मा लगा लो, आप ग्लव्स पहन लो, ये सब जूता जो भी है पहन लो कि कोई केमिकल चीज़ वहाँ बहुत सारे गिरने वाले हैं इधर उधर, तो आपको नुकसान दे सकता है। इसने क्या किया कि 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम का रिबन ऐसे लंबा एक 3 से 4 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम। उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया। मान लीजिए कि इसमें कुछ अशुद्धि होगा तो इसको रेगमाल से रगड़ के क्लीन कर लिया। उसके बाद चिमटा से पकड़ लिया। देखो ये मैग्नीशियम है, ये वाला मैग्नीशियम है, चिमटा से पकड़े हुए। उसके बाद स्टैंड बर्नर से लगा दिया और फिर इसके बाद क्या किया कि उसको जलाया, यहाँ से जलाया, बर्न कर रहा है, चिमटा से पकड़ के बर्न कर रहा है। तो उसके बाद फिर ये कह रहा है क्या, इसे बनी दहन किया, इसे बनी राख को वाच ग्लास में, ये वाच ग्लास है, इसको मैं देखो यहाँ से बर्न कर रहा है तो यहाँ से आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ पास देखो ये इकट्ठा हो गया ऐसे, ये वाला वाच ग्लास इसको बोला, इसको मैं इकट्ठा कर लीजिए जैसा कि चीज़ में दिखाया गया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से था मतलब दूर रखें, क्योंकि आँख में ये जो ज्वलनशील है तो आपको लग भी सकता है। आपने क्या परीक्षण किया, बोला क्या आप इसको एक्सपेरिमेंट में क्या निकाले, तो देखो मैग्नीशियम था जी, इसको आप बर्न कर रहे हो, तो बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, ये मेटल है ये ऑक्सीजन है, अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का आपको वैलेंसी बताए हुए हैं 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे MgO हो जाएगा आपको। अब ये बैलेंस अभी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर लेंगे तो फिर यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो फिर मैग्नीशियम ना हीट ट्रायल मेथड। अब सही है ये, तो आप देखोगे कि कौन सा बना जी, ये MgO बना। अगर मैग्नीशियम का कलर कहेगा कि कैसा होता है तो सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर जो होता है सिल्वर वाइट होता है। सिल्वर कैसा वाइट होता है, सिल्वर चांदी जैसा है, चांदी जैसा वाइट होता है। अब ये जो हम लोग को जो ऐश मिला राख के रूप में, ये भी आपको वाइट मिलेगा, और जब ये जलेगा तो यहाँ चमकेगा एकदम, कैसे पटाखा चमकता है वैसे यहाँ पास करेगा, और लास्ट में यहाँ पास मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO आपको मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन, वायु मतलब ऑक्सीजन के दहन में मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना है। तो मैं भी यहाँ से समझ में आया होगा, तो इसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। में भी आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लव, देखो यही बोल रहे हैं कि जैसे मैग्नीशियम वाला जो था, यहाँ चमकदार श्वेत लव यहाँ पास आपको मिला था, जो हम आपको अभी बताएं, के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है और श्वेत चूर्ण परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण जो लास्ट में श्वेत चूर्ण कौन हो गया, MgO हो गया। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच होने वाला अभिक्रिया का कारण यह बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट इस चीज़ का बात आगे और करेंगे हम एक्सपेरिमेंट के। ये चीज़ आप देखोगे, एक प्रणाली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लिया। इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा PbNO3 के होल 2। ठीक है, ये घोल लिया, ये घोल है, घोल मतलब एक्वस है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड लिया, इसी में पोटेशियम आयोडाइड लिया, Ki लिया, प्लस का साइन है। तो उसके बाद कहता है मिला दीजिए। तो आप परीक्षण में पता कीजिए कि क्या हुआ, एक्चुअली दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोडक्ट बना, ये बोल रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्या बनेगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो देखो इसको आप रिएक्शन करवाओगे तो देखो यहाँ पास पोटेशियम है और ये नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब प्लस में यहाँ I है और ये Pb है, सीसा है, तो PbI आपको यहाँ पास बन जाएगा।
यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा। ये जो है ये भी घोल था, ये भी देखो ये जो भी घोल था ये भी घोल था, माने दोनों एक्वस था, घोल होगा। 2 बिलियन लेंगे उसी को बोलेंगे घोल, यानी एक्वस था। ये जो बना ये भी घोल बना, एक्वस बना। लेकिन ये जो बना लास्ट वाला, इसका बात करेंगे, इसका बात करेंगे तो ये बनेगा आपका सॉलिड, ठोस सॉलिड बनेगा। तो देखो 2 एक्वस लिए, ये भी एक्वस लिए, ये भी घोल लिए, एक्वस लिए, लेकिन हमको मिला फाइनली प्रोडक्ट एक सॉलिड। और ये सॉलिड को बोलते हैं अवक्षेप, अवक्षेप। और इसका कलर कैसा ही होगा जी, तो ये अब जो सॉलिड वाला बनेगा इसका कलर आपको मिलेगा येलो, येलो मतलब पीला रंग का आपको मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ध्यान रखोगे कि आपको पूछेगा कि ये पूछेगा कि लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल आपस में मिक्स करते हैं तो फाइनली हम क्या प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप के रूप में मिलेगा हमको क्या, तो ये मिलेगा लेड आयोडाइड, और ये आपको क्या होगा, अघुलनशील होगा। अघुलन मतलब घुलेगा नहीं, ये अघुलनशील आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ये सब बारी बारी से आपको समझना है। मैं भी ये आपको क्रियाकलाप समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है कि नेक्स्ट क्रियाकलाप में कह रहा है जिंक लीजिए। ठीक है, जिंक ले लेते हैं। फिर तनु हाइड्रोलिक अम्ल लीजिए। तनु का मतलब हो गया पतला, जैसे कि पानी का तनु कहेगा, तनु कहेगा तो तनु में होगा पानी का मात्रा ज़्यादा है, पानी का मात्रा ज़्यादा है, और उसको में जो अम्ल की मात्रा कम है। अगर सांद्र कहेगा, सांद्र कहेगा तो इसमें जल की मात्रा कम है, और जो एकरा में एसिड है, अम्ल है, अम्ल का मात्रा ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि अम्ल जिसका में ज़्यादा होगा उसको सांद्र बोलेंगे, और अम्ल जिसमें कम होगा उसको में तनु बोलेंगे। तो तनु HCl लिया, अब यहाँ पास HCl ले लिया। ठीक है, या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, तो Zn है प्लस H2SO4 ले लो आप। तो क्या होगा इसके बाद, अब एक मेटल है, अब एक एसिड है, दोनों के रिएक्शन करोगे तो यहाँ पास बोलेगा जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बनेगा। अब यहाँ पास ZnCl2 बच गया तो बच गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पास हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा गैस ऊपर में। देखो ये अभी बैलेंस ही नहीं है, देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पास 2 आपको करना पड़ेगा, 2 से कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और फिर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन अब बैलेंस है। अब इसका भी रिएक्शन आप करोगे तो यहाँ पास देखो ये जिंक है तो ये होगा ZnSO4 हो जाएगा, और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये भी कहता है कि मेटल को एसिड से रिएक्शन करने के बाद कौन सा गैस रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये बात भी ध्यान रखना। कर लिया, उसके बाद कहता है कि स्पर्श कीजिए, इसको आप छूइए, जिस फ्लास्क में आप रखें उसको छूइए, ये दोनों को रिएक्शन करा के क्या तापमान में कोई बदलाव हुआ। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो हीट क्या होगा, हीट बढ़ेगा, तो तापमान में कोई परिवर्तन हुआ तो हाँ तापमान क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो ये बात है, गर्म आपको लगेगा, बढ़ गया, बढ़ गया। तो ये चीज़ें हैं आपको समझना था, ये एक्सपेरिमेंट से में भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कह रहे ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रयोग में या प्रक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कि ना। अब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं है, वो कौन कौन सा चीज़ है जिसको देख के आप या हम लोग बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में चेंज हो जाएगा, अवस्था में चेंज होगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का निष्कासन हो गया, उत्सर्जन होगा, ताप में परिवर्तन हो, ताप घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, अवस्था में चेंज होगा, हो सकता है जो लिक्विड है गैस में चेंज हो गया हो, या गैस है या वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये अवस्था में। एक चीज़ और याद रखोगे इसके साथ, अवक्षेप, अवक्षेप, छेप का बनना, अवक्षेप भी तो बनता है इसमें,
अवक्षेप का भी बनना आप याद रख सकते हो, इसको मैं पूछ सकता है आपके। अवक्षेप जनरली होता कैसा है जी, तो ठोस होता है। ठोस मिला था हमको, देखे थे। और ये जल में अविलय है, जल में अघुलनशील है, जल में अविलय है, मतलब घुलनशील नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ। मैं भी यहाँ से समझ में आया होगा। अब अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, तो अवस्था परिवर्तन में देख रहे होंगे अब यहाँ से एग्जाम्पल से समझना कि जैसे कि बात कर रहे हैं, देखो ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये जो हम आपको बताए हैं उसी का यहाँ फिगर दिया हुआ है। देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, यहाँ जस्ता अंदर में ले लिया, यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और दोनों को रिएक्शन किया तो H2 गैस बाहर में निकला। यही चीज़ बताया हुआ है। अब यहाँ पास हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अवस्था में परिवर्तन वाला। तो देखोगे कि यहाँ H2 था, यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ पास बना जल। तो ये हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन भी कहेगा तो गैस है, लेकिन ये जो बना ये क्या बन गया, लिक्विड। तो फेज में चेंज हो गया, तो इस भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। फेज में भी चेंज हो सकता है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन क्या हो सकता है, तो रंग में परिवर्तन यही होगा कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पास आपको हम बताए थे घोल वाला, ये देखो इसका जो कलर कैसा हो गया, येलो, तो येलो हो जाएगा। यहाँ पास लेड नाइट्रेट है, उसका कलर अलग होगा। अब यहाँ पास जो घोल अवक्षेप प्राप्त हुआ वो हो गया येलो, तो रंग में परिवर्तन हो गया। ये भी आप देख रहे हो। गैस का निष्कासन, तो देखो यहाँ H2A गैस निकला है। तापमान में परिवर्तन, तापमान, अब गैस निकलेगा, हीट निकलेगा तो तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तापमान में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कोई रिएक्शन का टेम्परेचर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है। मैं भी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। रासायनिक समीकरण अब समझते हैं। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पास जो मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम आप लिए हो, यहाँ ऑक्सीजन लिए हो और ये दोनों के रिएक्शन कराएं तो MgO बना। सही बात है। ये दोनों जो रिएक्शन करने से पहले जो ये एटम परमाणु दोनों लिए हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। अभिकारक यहाँ पास दिया है, अभिकारक। और ये जो एरो से इधर में ऐसे करके बनाया हुआ है, एरो देख के, ये है उत्पाद, मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना क्या, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो मैं भी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं अभिकारक, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं उत्पाद। और यहाँ बीच में प्लस का साइन देते हैं दोनों को रिएक्शन के लिए। और इधर जो जिधर एरो लगा है वो होगा उत्पाद। अगर एरो इधर में ऐसे लगेगा तो उत्पाद ये वाला हो जो होगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब चलते हैं, वही चीज़ बना है मैग्नीशियम। ऐसे पदार्थ रासायनिक परिवर्तन होता है जिन्हें अभिकारक कहते हैं, अभिकारक ही हो गया। अब इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। वही चीज़ समझा रखा है, तो यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। आगे सब समीकरण में अभिकारक के उत्पादन परिवर्तन में एक तीर का निशान, जो ही बताएं आपको, जैसे कि इसमें आप बोले मैग्नीशियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो। अब इसको सम करेंगे तो MgO होगा। तो वही बोल रहा है कि ये जो अभिकारक हो, ये तीर का निशान लगाते हैं, इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यही चीज़ बता रहा है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना क्या है, कैसे लिखना है। तो लिखने के लिए बताएं, जैसे मैग्नीशियम लिया, यहाँ पास ऑक्सीजन लिया, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, Mg12। इसको आप अगर अबाउ रूल से लिखोगे तो 1s2 1 सेल को हुआ, 2s2 2p6, ये दूसरा सेल फुलफिल हुआ। फिर तीसरा सेल खोलेंगे 3s2, तो देखो 10 2 12, तो ये लास्ट सेल कौन हुआ, ये हुआ। तो लास्ट सेल क्या होगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 होगा, दोनों होगा, तो दोनों को नहीं लिखते हैं हम लोग, एक हो जाएगा। तो MgO बैलेंस है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है,
तो यहाँ पास आप 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ भी 2 से आपको कर देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। वही चीज़ समझा रखा है, यहाँ पास कुछ नहीं है, जो आपको हम समझाए हैं उसी चीज़ को यहाँ आगे में दे रखा है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, बैलेंस हमको समीकरण करना क्यों जरूरी है। जैसे कि बात करो यहाँ मैग्नीशियम के ही लो या कोई भी और रिएक्शन ले सकते हो, तो यहाँ पास आपको मिला MgO। तो 2 चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है। एक लोग हम पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जैसे यहाँ में द्रव्यमान है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम कौन दिए थे, लेबोजियर। अगर आप पढ़े होंगे 9th क्लास का NCERT तो उसमें हम बताए हैं लेबोजियर द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जितना इधर है अभिकारक का मास है उतना ही इधर उत्पाद का मास होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, तब बैलेंस होना चाहिए। देखो तो इधर, और दूसरा चीज, दूसरा कंडीशन की जितना इधर परमाणु है मैग्नीशियम का उतना ही परमाणु इधर होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु 1 है तो इधर भी 1 है, कोई इशू नहीं। लेकिन इधर देखो तो इधर मॉलिक्यूल है जो अणु है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है जी परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, 1 है। तो अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 होगा। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया तो इधर मैग्नीशियम, अब बैलेंस हो गया। अब दोनों को हम निकाल सकते हैं, मास निकालना है तो मास निकाल सकते हैं। एक और था स्थिर अनुपात का नियम, याद होगा तो एग्जाम में पूछता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कौन दिए थे, तो प्राउस्ट साहब दिए थे, जोसेफ प्राउस्ट करके दिए थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब यहाँ पास देखोगे दोनों का निकालोगे मास तो इक्वल आएगा। तो मैग्नीशियम का कितना होगा, मैग्नीशियम का 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आप यहाँ पास कर सकते हो, और इसका वो 16, 16 दूनी 32 कर सकते हो। यहाँ पास देखोगे तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पास हो जाएगा, अगर ये 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पास आप कर लो 48, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16, 2 है तो कितना हो जाएगा 32। तो देखो दोनों का सेम आ गया कि नहीं, तो यानी कि इसका मतलब कि बैलेंस है मेरा इक्वेशन, और वैसा ही होना चाहिए। तो यही कह रहा कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व यही है। अब असंतुलित वाला में क्या होगा, तो असंतुलित वाला में मास ये है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू किस पे होगा, संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लागू होगा उस संतुलित बैलेंस वाला पर लागू होगा, ठीक है ना, बैलेंस वाला जो संतुलित है बैलेंस वाला पे, और नहीं लागू होगा वो होगा मतलब कह सको असंतुलित, इन बैलेंस वाला पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको पूछेगा असंतुलित वाला पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, तो नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझना है। असंतुलित जो समीकरण है, ठीक है, दूसरे शब्द में उसके पास तत्वों के प्रमुख समान होते हैं, इसलिए कंकाली संतुलित करना आवश्यक है। तो असंतुलित समीकरण है जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। असंतुलित जो है, असंतुलित है, इसका दूसरा नाम कंकाली समीकरण है, याद रखिएगा। ये BBI यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पास आपको समझना होगा, जैसे जिंक है और सल्फर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जिंक है, जैसे कि आप अब देखोगे तो यहाँ पास देखो ये जिंक है जी, जिंक है, H2SO4 है, और यहाँ पास रिएक्शन आपको करना है। तो आप कैसे बनाओगे, तो देखोगे कि जिंक का जो वैलेंसी होता है ये 2 होता है, जिंक का वैलेंसी 2 होगा, और ये सल्फेट का वैलेंसी भी आपको 2 होता है। अब देखो जिंक है, एक रिएक्टिव तत्व पढ़ोगे, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। मतलब ये रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यही है। मतलब अगर यहाँ पास ये वाला मैग्नीशियम वाला है तो ये इसको हटा देगा, माने सबसे पावरफुल ये है, एक तरह से आप याद रख सकते हो। सबसे पावरफुल पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके पूरा सीरीज है। मेटल और नॉन मेटल में हम लोग इसको देखेंगे। आप यहाँ पास एक सिंपल वे में समझ सकते हो। तो देखो यहाँ सल्फेट है, ये है। अब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये वाला है,
जिंक। तो जिंक बोलेगा कि अरे यार तुम तो हमसे कमज़ोर हो, हटो वहाँ से, हमको इसके साथ जुड़ने दो। तब इसके साथ जुड़ेगा जिंक और बना लेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब हाइड्रोजन कमज़ोर है, आपको मालूम कि बरियार आदमी हमेशा कमज़ोर को भगा देता है, तो वैसे ही ये रिएक्शन वाला में भी है। तो ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पास हाइड्रोजन आगे में ऐसे बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ गैस रिलीज हो जाएगा। मे भी आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। इसका वैलेंसी 2 है, इसका भी वैलेंसी 2 है, तो ये सही है। अब ये बैलेंस है कि नहीं है चेक कीजिए। तो देखो यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, कोई इशू नहीं है। सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ यानी ये बैलेंस है, कोई इशू नहीं है। तो यही चीज़ आपको समझना था कि बैलेंस कैसे करना है, ये चीज़ आपको में भी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसी चीज़ को देखो, अब ये है जैसे यहाँ पास हम लोग लिखे थे जिंक को SO4 से जिंक को H2SO4 से रिलेट किया था, तो हमारा प्रोडक्ट बना था ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब इधर को अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, और इधर वाला को क्या बोलेंगे, इधर वाला को बोलेंगे उत्पाद। तो दोनों तरफ दोनों, यहाँ देखो, यहाँ चेक करो, जिंक 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई इशू नहीं। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, कोई इशू नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2। तो वही आपको रेशियो यहाँ करके लिखा हुआ है, चेक कर लो। यहाँ भी RHS में भी सेम होना चाहिए, इधर भी सेम होना चाहिए, तो बैलेंस। अब यहाँ पास एक चीज़ और रिएक्शन आगे में संतुलित करने का प्रयास कीजिए। जैसे लोहा है और जल है, इसके साथ रिएक्शन करके Fe3O4H2O बनाया है। एक चीज़ आप यहाँ पास आप याद रख सकते हो, जो इम्पोर्टेंस है, जो VVI है, एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है आपको। जैसे कि एक होता है FeO, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। ये बना होगा, तो इसको में देखो आप, ये लोहा है तो इसका वैलेंसी 2 हो गया, इसका ऑक्सीजन है, इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, तभी तो Fe2O बना। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। एक आपको मिलेगा Fe2O3, इसको में देखोगे तो लोहा का वैलेंसी 3 होगा जी, 3+ होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ पास लोहा का 3 आ गया और यहाँ ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 होगा, तभी तो इधर आ गया, तो Fe2 हो गया, ये O3 बन गया। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसको आप नोट कर लोगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब ये दोनों को मिला देंगे, ये दोनों को मिला देने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों को मिला देंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ हम इसको कलर चेंज कर ले, ये दोनों को रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा, इसी को बोलेंगे Fe3O4। इसका नाम है फेरस, इसका नाम है आयरन। देखो इसको में 2 वैलेंसी वाला भी है, 3 वाला भी है, तो आयरन 2,3 ऑक्साइड, इसका ये नाम है। या दूसरा टर्म में इसको कह सकते हो, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो याद रखना, ये चीज़ें में भी पूछ सकता है, ये भी पूछा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ध्यान रखना आप, वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पास ये दोनों रिएक्शन किया हुआ है और ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो आप चेक करोगे, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग यूज करते हैं। देखो ये 6 चरण समझाया हुआ है, हम एक ही बार आपको समझा दे रहे हैं, आप 6 चरण आप पढ़ के आप खुद से देख सकते हो, अगर आपके पास NCERT है तो। देखो किया क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको यूज किया है। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे कि अगर रिएक्शन आपको बैलेंस करना है, तो पहले मेटल वाला देखना है, सबसे पहले मेटल को देखोगे, उसके बाद नॉन मेटल को देखना है, नॉन मेटल जो है उसको देखेंगे,
उसके बाद फिर अगर उसमें अगर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाला को देखना, आप बैलेंस करना। फिर लास्ट में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाला का, मतलब एक सिंपल प्रोसेस अपना तरफ से है ना, एक सिंपल प्रोसेस तरह से आप देख सकते हो। मतलब एक प्रक्रिया है जिसके तरफ, नहीं तो डायरेक्ट आप भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं, ये कोई रूल नहीं है। मतलब ऐसे आप करोगे तो आपको इजीली कि मेटल वाला कैसे जाओ, जैसे इसमें पहले मेटल लोहा का देखो, तो लोहा यहाँ 3 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 3 कर लो, कोई इशू नहीं है, 3 कर लो इसको। अब यहाँ पास देखो कि ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, अब यहाँ 4 है, तो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ 4 से मल्टीपल कर देते हैं तो हो गया, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ जो हम बैलेंस किए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पास 4 से मल्टीपल कर दो, अब देखो ये बैलेंस हो गया। देखो अब चेक करना है, इसके बाद चेक करना है आपको, सबको चेक करना है, सब दोनों तरफ से है कि नहीं। जैसे लोहा यहाँ देखो 3 है तो इधर भी 3 है, सही है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, सही है। यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो ये बैलेंस हो गया। यही समझाना, ये प्रोसेस में 6 प्रोसेस में ये समझाया है आपको, एक ही बार हम समझा दिए और इसको में चीज़ें आपको वही समझ में आया होगा। संतुलित किया हुआ है दाईं की ओर, वही चीज़ बताया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो यहाँ पास मेंशन किया हुआ है। वही चीज़ जो है आपको बताया हुआ है, वही चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पास मेंशन करके देखो, यहाँ 3 से मल्टीपल हम लोग किए थे, यहाँ 4 से किए थे, यहाँ भी 4 से, वही बैलेंस है। देखो छठा में ये बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब डायरेक्ट आप मल्टीपल करके हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझना था, यहाँ तक में भी आपको समझ में आया होगा, वही प्रोसेस दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं 7वां पर। 7वां चरण क्या कहता है, भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखना। भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखने का मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि होगा कि अब कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले सकते हो, जैसे H2 है, H2 है, O2 है, अब इसको से बनेगा जल, बनेगा H2O बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 नहीं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीपल कर दो, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ 2 कर दो, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। भौतिक अवस्थाओं में संकेत का लिखने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या, भौतिक अवस्था क्या होता है, भौतिक अवस्था में क्या बात करोगे कि या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, इसी का बात करेगा। तो आपको केमिकल रिएक्शन में ये भी दिखाना है कि कौन सा फेज में है, एक एक्वस भी होगा, एक्वस माने घोल होगा, तो कौन फेज में, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, क्या में है। जैसे कि बात करें कि जैसे कि पहले क्या था, अगर जैसे H2O है, H2O है और यहाँ पास हम लिख दिए S, इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड है तो इसका मतलब बर्फ़ है, बर्फ़ के बात कर रहा है या ठंडा पानी के बात कर रहा है। इसमें H2O है और यहाँ पास लिख दिया A लिक्विड, तो ये क्या है, ये जल है, जल लिया हुआ है। और यहाँ H2O है और यहाँ पास G लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये वेपर का यूज किया हुआ है, वाष्प का यूज किया हुआ है, वाष्प का यूज किया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कहाँ पास सॉलिड ले रहा है, कहाँ पास लिक्विड ले रहा है, कहाँ पास गैस। जल वाला में ये आप समीकरण को आप ध्यान रखोगे, जहाँ मन तहाँ नहीं यूज करोगे, हर जगह जल का मतलब क्या, जल का कौन सा फॉर्म लिया है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब जैसे कि यहाँ लोहा का रिएक्शन H2O से किया है, तो यहाँ लोहा क्या है, सॉलिड है, H2O यहाँ गैस लिया है, गैस मतलब यहाँ वेपर वाष्प हो गया जी, गैस का मतलब अब यहाँ जल, H2O का मतलब अब जल मत, लिक्विड मत समझ जाना ये वाला। तो ये चीज़ें आपको समझना है, तब जाके यहाँ पास हाइड्रोजन क्या बना है, गैस बना है, अब ये कौन सा फॉर्म है, सॉलिड है। तो ये सब आप लिखोगे, इसको बोलेंगे भौतिक, भौतिक प्रॉपर्टी, ये सब वही चीज़ आपको दर्शा रखा है, वही चीज़ हम बात किए, वही चीज़ आपको यहाँ पास दे रखा है। आगे में देखते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया का, देखो ये चीज़ है कि दर्शाता है कि रासायनिक क्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है।
रासायनिक, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, टेम्परेचर, प्रेशर के तीर के ऊपर का निशान दर्शाया जाता है, जिसके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है कार्बन है, मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है जी। ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन अपने से नहीं करेगा, आप इसको छोड़ देगो तो नहीं करेगा, लेकिन जब इसके ऊपर कैटालिस्ट उत्प्रेरक आप डालोगे, जब रिएक्शन कराओगे, ज़बरदस्ती करवाओगे, तब ये जाके आपको मिल जाएगा मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा ये। ठीक है, जैसे कि आप बात कर सकते हो कि मान लीजिए कि आप यहाँ पटना में हो, पटना में आप खड़े हो और आपको पटना से यहाँ जाना है घर, अपने घर जाना है, तो घर जाना है आपको, तो यहाँ पास आप इसके लिए व्हीकल्स चाहिए या आपका ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, तो ये बस ट्रेन आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक हो गया, फास्ट करेगा, उत्प्रेरक है। आप जाने के लिए जा सकते हो, खुद से भी जा सकते हो, लेकिन हो सकता है क्या कि आपको एक दिन टाइम लग जाए, 24 आवर लग जाए जाने में, या 2 दिन में जा सकते हो, लेकिन आपको ट्रेन बस मिल जाएगा तो 2 घंटे में जा सकते हो। वही काम करता है कि ये रिएक्शन कर रहा होगा लेकिन बहुत लंबे समय तक करेगा, लेकिन आप 340 एटीएम प्रेशर डालोगे तो ये तुरंत क्विकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस था, H2O हाइड्रोजन गैस था, लेकिन जब हमको इथाइल अल्कोहल मिला तो क्या मिला, लिक्विड मिला। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये रिएक्शन VBI है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान रखोगे। जैसे CO2 है, एक्वस है जी, मिश्रण है बहुत सारे चीज़ों का। अब यहाँ पास बात करेंगे तो यहाँ H2O है, जल लिक्विड के फॉर्म में है, ये याद रखिएगा, लिक्विड के फॉर्म में है, समझ में आ रहा होगा। सूर्य के प्रकाश चाहिए कैटालिस्ट के रूप में, और क्लोरोफिल चाहिए पौधा में। प्रोडक्ट क्या, उत्पाद क्या बनाएगा, उत्पाद को देखो क्या बनाएगा, तो उत्पाद में और सब प्लस में लिख सकते हैं इधर भी, तो यहाँ ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज बनाता है भोजन अपना, ऑक्सीजन रिलीज करता है पौधा, और फिर जल बनाता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा एक्वस, ये हो जाएगा लिक्विड। में भी आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पास आपको ध्यान रखने वाला चीज़ है कि पूछता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या 4 चीज़ें आवश्यक है, तो CO2 आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आपको आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश कहेगा एक आवश्यक है, क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना, C6H12O6, ग्लूकोज को याद रखना। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो मेनली यहीं तक था हम लोग को, ठीक है। बाकी यहाँ प्रश्न है, प्रश्न से आप यहाँ देख सकते हो, खुद से बना सकते हो। वायु में जलने वाले पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्यों साफ करोगे कि इसमें कुछ भी अशुद्धि होगा, उसको रगड़ के साफ कर लो, ताकि ऑक्सीजन के साथ इसको जलाएं तो आपको आसानी से जल में करने में आए, ठीक है। तो यह सब बात है, यह सब आपको ध्यान रखना है। एक बार निम्नलिखित समीकरण को संतुलित समीकरण करना है, संतुलित करना है, जिसमें बोरियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। उसके साथ आप देखते हो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड बना है। तो इस आप खुद से लिख के आप बैलेंस करके समीकरण को बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसी देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है। एक चीज़ यहाँ याद आप रखोगे कि जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और घुलनशील बेरियम सल्फेट और घुलनशील यौगिक प्राप्त होता है। ये चीज़ भी आई है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये इम्पोर्टेंस है। तो अब बाकी और सब वही चीज़ है जो आपको हम बताए हैं, उसी से रिलेटेड है। तो आप इसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।